अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, कल हम चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल कुछ भी कर सकता है, तो ऐसी चर्चाएं आ रही हैं और लगभग ऐसा संभव है कि अब बस कुछ ही वक्त की बात है या कुछ घंटे या एक आध दिन कि राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ा होगा। मसला राष्ट्रीय लोकदल का बीजेपी के साथ जाने का नहीं है, मसला ये है कि इंडिया अलायंस की लगातार पड़ रही दरार और इसकी टूट ये कहाँ जाकर रुकेगी और क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ये मुकाबला देने की जो बातें और दावे चल रहे थे उसमें ये दोहरा झटका है। क्या इंडिया अलायंस आरएलडी के जाने को उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आज चर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, चुनाव को अब बस कुछ थोड़ा वक्त जब शेष है, उस वक्त इंडिया अलायंस का सबसे वफादार पुराना अलाई और समाजवादी पार्टी का सबसे खास दल राष्ट्रीय लोकदल उसका साथ छोड़कर जा रहा है। बहन भाइयों, ये लगभग तय है, बस इसकी घोषणा बाकी है, औपचारिक अनाउंसमेंट बाकी है, वो कभी भी हो सकता है। राष्ट्रीय लोकदल का व्यवहार और आचरण में भी पिछले 24 घंटे में बड़े परिवर्तन आए हैं। लोकदल जब खुद को बदल रहा है और बीजेपी के साथ वैचारिक तौर पर खड़ा होने जा रहा है, तो उसके उन मुद्दों का, राजनीतिक धरातल का, उनके अपने समाज का और जिस विचारों की वो राजनीति करते हैं वो राजनीति कहाँ पर खड़ी होगी। मैंने पूर्व के भी डिबेट्स में आपसे कई बार कहा है कि राजनीति में अपने इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, विचार उसके बाद होता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी का जिसके साथ इंटरेस्ट मैच करेगा वो उसके साथ जाएंगे, अगर उनके पास वफादार लॉयल वोट बैंक है वो उनके साथ मूव करेगा। ऐसे तमाम उदाहरणों से देश भरा हुआ है। अगर जयंत चौधरी ऐसा कर रहे हैं तो कोई पहले व्यक्ति नहीं होंगे जो ऐसा करेंगे कि वो वैचारिक रूप से बदलकर बीजेपी के साथ जाएं। उनकी पार्टी का और उनकी फैमिली बैकग्राउंड में भी बीजेपी के साथ रहे हैं लोग, उनकी पार्टी ने बीजेपी के साथ दिया, मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये कोई अचरज नहीं होना चाहिए कि आरएलडी कैसे चली गई। आरएलडी की तो रूट्स वहाँ से निकली थी, आरएलडी कुछ वक्त के लिए उधर आ गई थी। लेकिन बहनों भाइयों, किसान आंदोलन ने आरएलडी की राजनीति में बड़े बदलाव किए। लेकिन अब 2022 की में जो प्रोजेक्शन हुआ था और जो रियलाइजेशन हुआ, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। राष्ट्रीय लोकदल के पास बची सिर्फ 9 सीटें जीत कर वो आ पाए। उम्मीद थी कि 38 सीटों पर चुनाव लड़े थे तो उम्मीद थी कि बड़ी सफलता हासिल करेंगे। 2019 में 3 सीटें पार्लियामेंट की लड़ने को मिली, तीनों हार गए, बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा। अब इस पार्टी के पास अपने वजूद को मजबूत करने का वक्त है। तो इनका वजूद मजबूत कहाँ से होगा? इंडिया अलायंस के प्रति जो इस वक्त का माहौल है, ऐसा जयंत चौधरी को लगा होगा, उनकी पार्टी के नेताओं को लगा होगा कि शायद इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे तो भविष्य उज्जवल नहीं है। इसलिए अगर बीजेपी के साथ जाएंगे कम मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा सॉलिड मिलेगा, अपना मिलेगा। जयंत चौधरी भले ये कहते थे कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं, लेकिन वक्त ने शायद उनको पलटने के लिए मजबूर कर दिया और जयंत चौधरी का जाना लगभग तय है। तब जब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि नहीं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, किसानों के मुद्दे जानते हैं, वो नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जयंत जा रहे हैं। जयंत जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए पश्चिम में एक बड़ा किला फतह कर लेने जैसा है। जयंत चौधरी और उनकी पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक ताकतवर पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तमाम विपरीत झंझावतों में भी, तमाम विपरीत माहौल के बावजूद भी राष्ट्रीय लोकदल अपना राजनीतिक वजूद को लेकर हमेशा खड़ा रहा है। भले ही एक विधायक आए हों, लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। इसलिए बीजेपी को लगता है कि उसे पश्चिम से अगर कोई चुनौती दे सकता है जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है सहयोगी दल, तो राष्ट्रीय लोकदल है। इसके पहले जुलाई में ईस्ट यूपी में अच्छा इंपैक्ट रखने वाले ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर आए। अब बचे थे राष्ट्रीय लोकदल और वो भी फाइनली उधर जा रहे। अब चुनाव में इंडिया अलायंस में बचे 2 दल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, और उनके बीच भी मनमुटाव है। ऐसे हालात के बीच बिखरा हुआ विपक्ष क्या बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? आज चर्चा इसी विषय पर, कुछ स्टेटमेंट सुने आप। एनडीए का हिस्सा कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन दल हमारे साथ आएंगे, कौन नहीं आएंगे, ये केंद्रीय पार्टी तय करती है।
तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये तय होना है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित कर रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जैन जी चले जाएंगे, जहां राष्ट्रीय लोकदल जिसके साथ हो जाएगा, या बीएसपी या कुमारी बहन मायावती जिसके साथ हो जाएगा, एक तरफा सीटें जीतते चले जाएंगे। जयंत चौधरी जी आरएलडी हमारे गठबंधन का हिस्सा है और मुझे विश्वास है गठबंधन को मजबूत करने के लिए वो हमारे साथ रहेंगे और इसके सकारात्मक रिजल्ट्स आएंगे। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से आलोक अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश शुक्ला जी जाने माने पत्रकार हैं। राजीव राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। डॉक्टर मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं और आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा का हिस्सा मेरे साथ बनने के लिए। बहनों भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल, रोहित अग्रवाल, कब घोषणा होने जा रही? किस चीज़ की? ये जो चल रहा है लंगर है, लंगर लगाना है क्या ब्रजेश जी घोषणा करने का? क्या करना है बताइए, किस चीज़ की घोषणा करनी है? ये जो चल रहा है चैनलों में क्या है? भाई जो मर्जी है वो चलाइए, चैनल है, आवाज क्यों इतनी चैनल बड़ी की हुई है? मर्जी है। पहले तो ललकार के बोलते थे, आज म्यू म्यू। जो मर्जी है वो चलाइए, चैनल है, चैनल की मर्जी है। जब सूत्री लिख के चलाना है तो कुछ भी चलाइए, फिर क्या है? ये क्या है ब्रजेश जी? नहीं, वो तो सब कोई देख रहे हैं, गीता लेके आए हो। नहीं क्या है? किसको गीता दिखा रहे हो? क्या कौन यहाँ गीता क्या नहीं है देखा? ये? जो डिबेट में गीता लेके बैठे हैं, देखो, देख रहे हो? सच्चाई ये है ब्रजेश जी। कल तक दूसरों का दौड़ के गला पकड़ते थे, आज गीता पढ़ा रहे। नहीं सुनिए ना, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? किसका व्हाट्सएप? कौन तुम्हें मार सकता है? ये किसका आत्मा व्हाट्सएप ना पढ़? पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा है, वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? कोई तुम यहाँ क्या ड्रामा लाए चल रहा थे है? जो तुमने? और क्या नहीं, चल ये रहा क्या है? चल रहा है? और क्या चल रहा है? तो क्लैरिटी दे सुबह दो। से और एक चल क्या सेकंड रहा रुक है? जाओ, एक सेकंड। नहीं आज ब्रजेश जी, ये सुबह कह से दो, और क्या चल रहा है? अच्छा ये कह दो कि नहीं जा रहे हैं, बात खत्म। नहीं पहली चीज तो मैं समझना चाहता हूं, चल क्या रहा है? चल ये रहा है, देश में चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि आप बीजेपी में जा रहे हो। देश में आरएलडी की आंधी चल रही है, देश में आरएलडी का तूफान चल रहा है ना? जो हमने एक अपना जो थीम सॉन्ग है हमारा, आरएलडी आई रे, देश में वो चल रहा है। तो किधर जा ही रहे? नहीं कहां, मतलब वही तो मैं समझना चाहता हूं कि किसने कहा, क्या कहा? मतलब सूत्र लिख के कुछ भी परोसो, क्या है ये? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। साथ डिबेट में थे और आपने कहा कि बीजेपी को उखाड़कर फेंक देंगे। क्या आप अपने कल के बयान पर कायम हैं? नहीं मैं बात मैं कल के बयान पे भी कायम हूं, कहो कि मैं आज के बयान पे भी कायम हूं। अच्छा, मैं अभी आपके डिबेट में बैठा हूं, उस पे भी कायम हूं। राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मजबूत कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर किसानों की बात करती है, राष्ट्रीय लोकदल मजदूरों की बात करती है, राष्ट्रीय लोकदल युवाओं की बात करती है। इंडिया अलायंस का पार्ट हो? नहीं मुझे मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं चल क्या रहा है। तो मुझे बता दो कि ये सवाल क्या है, मैं यही तो सवाल है कि क्या इंडिया अलायंस के साथ हो या आलोक अवस्थी के साथ? नहीं आलोक अवस्थी कौन है? कौन है आलोक अवस्थी? आलोक अवस्थी मेरी तरह एक प्रवक्ता है, तो मैं मतलब मुझे आलोक अवस्थी के साथ होना है? बताइए, मैं बगल में बैठ जाता हूं आलोक भाई के। मैं समझना ही नहीं, मतलब क्या हो क्या रहा है? आवाज क्यों कांप रही है देश में? हो क्या? नहीं मैं अगर नहीं जाना बीजेपी के साथ तो ब्रजेश शुक्ला जी कह रहे हैं भाई क्लैरिटी से बोल दो कि हाँ नहीं जाएंगे। जाना है तो कह दो ठीक है, राजीव राय के साथ शुक्ला जी बात खत्म हैं। ब्रजेश शुक्ला जी अच्छी तरीके से जानते हैं, राष्ट्रीय लोकदल निरंतर युवाओं की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है। राष्ट्रीय लोकदल छोटे व्यापारियों के साथ खड़ा है, राष्ट्रीय लोकदल देश हित में खड़ा है। एक क्लैरिटी दे दो, आज आप किसके साथ हो? पूरी मजबूती से हमने निरंतर आवाज उठाई है जनता के हित में। हम जनता के साथ खड़े हैं, राष्ट्रीय लोकदल जनता का स्तंभ है। इसके अलावा जो भी सवाल अगर उगता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसके लिए सिर्फ यही जवाब है, उसके लिए कोई और जवाब नहीं है, ये बेहतर जवाब है। ठीक, अब एक सेकंड सुन, आगे बढ़ते हैं डिबेट।
मैं चाहता हूं कि पहले कांग्रेस से पूछ लीजिए पूछिए। और सपा से पूछ लीजिए। नहीं, अब क्या आपका डिबेट ये गवर्न करेंगे? मुझे- असीम का डिबेट आपका गवर्न करेंगे ब्रजेश जी? पहला राउंड है, आप क्यों बौखला नहीं, रहे नहीं, हैं? तो आप मैं जिसकी मर्जी, मैं जिसको चाहूं पहले लूं। हाँ, यही तो हो आप रहा है। कैसे डिसाइड करोगे? जिसकी मर्जी सुबह से जो चला रहा है, तो मैं यही जिसको तो चाहूं हो क्या उसको रहा है? डिबेट में यही- बुलाऊंगा। ये मर्जी ये तो आप चल कैसे रही है। डिसाइड करोगे? पहले विदेश की इनसे मर्जी बात तो करनी चल रही है यहाँ पे, और हो ठीक, क्या मैं रहा है? राजीव राय के पास चलता हूं। राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजीव राय जी, आज मैं इनसे सवाल बार बार पूछ रहा हूं और कह रहा हूं कि क्या आप इंडिया अलायंस का पार्ट हैं या बीजेपी का? तो ये गीता पाठ कर रहे हैं। आप ही बता दो इनका स्टेटस क्या है। रोहित भाई और विदेश जी, हमें आज भी यकीन है जो आदरणीय जयंत चौधरी साहब ने कहा था कि कोई चवनी छोड़ी है, वो चवनी है। वो चौधरी चरण सिंह की परंपरा को कायम रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा विश्वास है कि जो अटकलें लगाई जा रही है, दिखाई जा रही है, जो अफवाह सुनाई जा रही है, वो मात्र अटकल और अफवाह ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप इनसे कहलवा दो। रोहित तो बैठे हैं, मैं तो इनसे 10 सवाल किए आपके सामने। वो मेरा काम नहीं है कि मैं रोहित पर से आपको करवाऊं। ऐसा नहीं लगता? अब ये देखो गीता लेके आए हैं नहीं, गीता कोई बुरी बात है। और व्हाट्सएप मैसेज किसी ने भेजा है, गीता इनकी कोई पार्टी बुरी बात वाले, है? उसको यहाँ गीता पढ़ रहे नहीं, हैं। ब्रजेश जी, बीच गीता- में के बाद क्या हो गया आपको रोहित? इतनी व्यग्रता क्यों? पहला राउंड है। राजीव राजी, गो अहेड। जी, देखिए चौधरी जयंत सिंह जी ने कुछ नहीं कहा इस बारे में। जब तक वहां से कुछ बात नहीं आ जाती है, हमें तो इन्होंने इंडिकेट भी नहीं किया। हमें कुछ ऐसे, हमारे बीच कोई ऐसे मुद्दे भी नहीं जिससे कि अलग हो। तो हम लोग सिर्फ मीडिया से सुन रहे हैं और मीडिया से काल्पनिक ऐसी सवालों चर्चा काल्पनिक है जवाब कि बातों, हमारे लिए स्टेटस सीट तो आपने इनको दी, लेकिन बाध्य किया कि प्रत्याशी आपकी पार्टी के लड़े, इस कारण ये नाराज हैं, ऐसी मीडिया में चर्चा है। नहीं, ये बात कभी आरएनडी ने कहा है कि हमने सीट देकर उनको बातें कहा है, कभी उनके नेता ने कहा है, कभी हमने कहा है। तो कोई भी बात जो अटकलों पर लगती है, मैं कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति राजीव राय तो उस पर जवाब नहीं देगा। अगर कोई तथ्यात्मक बात तथ्यों के साथ आती है तो निसंदेह आप हर बात का पूरी शालीनता और विनम्रता के अगर साथ ये जवाब आपसे दूंगा। छोड़कर जाते हैं तो आपके पास उतारने भर को प्रत्याशी तो मिल जाएंगे। देखिए, अगर मगर की क्या बात है, समाजवादी पार्टी को प्रत्याशियों की कमी नहीं, लेकिन हम अगर वो काल्पनिक मिल जाए, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। रोहित कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ब्रजेश जी, मैं मतलब यही मेरा भी जवाब है हाँ, कि ये अगर मगर क्या होता गला कैसा फंस रहा है? अगर और मगर क्या होता है? अगर मगर पे अब राजनीति होगी, डॉक्टर सूत्र मनीष के आधार सिंधवी पे राजनीति चलेगी। डॉक्टर मनीष सिंधवी को आमंत्रित किया जाए परिचर्चा में, ये तो जा रहे हैं हिंदवी साहब? नहीं, मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता कब मानोगे? क्योंकि जब भाई ये घोषणा हो जाएगी तब। जाहिर सी बात अगर घोषणा नहीं हुई है, अगर नहीं कहा गया, तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये कयास लगा रहे हैं, और कयासों से राजनीति नहीं होगी, सियासत नहीं होगी। तो मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ, और जैन जी ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर रखा है कि वो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और एक बार नहीं कई बार कहा है उन्होंने। जिस भाषा का इस्तेमाल रोहित कर रहे हैं उसके बावजूद आपको लगता है कि ये आपके साथ हैं? भाई, इसके पहले कितनी बार गीता लेके आए? मैं 2 मिनट का समय चाहूँगा। प्लीज। 2 तरीके की सियासत है, एक जो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, फायदे के लिए की जाएगी, और एक सियासत है जो विचारों के लिए और मुद्दों पर की जाएगी। इसी विचार के तहत इंडिया गठबंधन बना। आदरणीय नीतीश कुमार जी उसके एक फाउंडिंग कन्वेनर्स में से थे, और वो खुद सत्ता के लिए बदल गए। अब आप क्या कहेंगे? इसको दुर्भाग्य ही तो कहेंगे कि जिस विचार को नीतीश कुमार जी ने खुद बोया, जिस बीज को बोया, जो कहा कि जो भाजपा की फासीवादी ताकतों को रोकना है, तमाम बातें कही उन्होंने, और हम सब उससे सहमत हुए। सहमत होकर एक अलायंस बना, और नीतीश जी खुद ही अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए पलट गए। तब ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये पलट गए तो मैंने क्या कहा? मैंने इनकी बात नहीं की, मैंने किसी की बात नहीं की। ये तो आप बंद में कमेंट कर रहे हो। ना, मैं एक बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार से इनकी तुलना कतई नहीं। मैंने कहा कि यहां पर भी उदाहरण आपने नीतीश कुमार का क्यों दिया? मैंने कहा कि आदरणीय जैन जी ने बार बार कहा है। उसके बाद आपने सवाल किया चले गए, तो मैंने कहा नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैन जी ने बार बार कहा है कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं। और आप ये देखिए, जैन जी को तो मुझे लगता है, क्या जैन चौधरी गठबंधन का हिस्सा है? अरे पूरी तरीके से गठबंधन का हिस्सा है। आप ये देखिए, और जो मुझे लगता है 2014 से भाजपा की सरकार है, और तमाम ऑफर उन्हें बार बार मिले होंगे, जरूर मिले होंगे, क्योंकि एक बात समझिए, भाजपा कह कुछ भी ले, वो अंदर से डरी हुई है। आप देखिए, जितने रीजनल दल हैं, जितने छोटे दल हैं, जिनके पास पॉकेट्स में वोट हैं, लगातार भाजपा उनको संपर्क कर रही है चारों तरफ। मैंने आपकी मौजूदगी में 4 बार सवाल पूछा रोहित से, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा
कि मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ? हर बार या तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं या गीता दिखा दे रहे हैं। भाई सवाल इस बात का है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी, मैं तो उनको इस लिहाज से देखता हूं कि पिछले 10 सालों में उन्हें तमाम मौके मिले जब वो फायदा ले लेते, सत्ता के साथ चले जाते, और वो नहीं गए। आप इंतजार करेंगे? उन्होंने लड़ने का रास्ता अपनाया। आप उनका इंतजार करेंगे? नहीं, मैं जानता हूं क्यों नहीं जाएंगे। ये भी तो हो सकता है कि अगर आरएलडी गई तो आपका शेयर बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा सीटें मिलेंगी। नहीं, मैं आपके तो फायदे की बात है अगर चले गए तो। नहीं, मैं इस तरह का फायदा नहीं चाहता, ना मेरी पार्टी चाहती है। हम चाहते हैं कि जो लोग अगर विचारों से मजबूत हैं तो वो हमारे साथ बने रहें और इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ें। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आप ही स्टेटस बता दो कि आरएलडी का क्या करना है। ब्रजेश जी, हम लोगों ने बहुत पहले ही कहा था कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद यह गठबंधन और औंधे मुंह गिरेगा। और इसका कारण यह है कि गठबंधन के सदस्यों का आपस में तालमेल नहीं है, नेता तय नहीं है, नीति तय नहीं है, और यहाँ तक कि नीयत भी सही नहीं है। 3 स्टेट्स में जहाँ बीजेपी जीती है वहाँ पर अखिलेश यादव का जिस तरह से अपमान किया कांग्रेस ने, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने जैसे अपमान किया कांग्रेस का, ये हम सब ने देखा है। और आप इसमें 2 बड़े फैक्टर देखिए कि इस गठबंधन को शुरू करने में नीतीश कुमार जी का एक बड़ा रोल था, और आज नीतीश कुमार जी उनको छोड़ करके आ गए। कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी सत्ता बचाने के लिए आ गए, आप गलत कह रहे हैं साहब। नीतीश कुमार जी सत्ता छोड़ करके आपके साथ गए थे और फिर वापस वो आ गए हैं। तो सत्ता गंवाने और छोड़ने वाली बात नहीं थी, आइडियोलॉजी की बात थी। आपकी सबसे बड़ा मजबूत घटक था तृणमूल कांग्रेस, जो बंगाल के अंदर मजबूत है। ममता बनर्जी का बयान देखेंगे, उन्होंने क्या कहा कि आप 300 सीटें तो लड़ेगी कांग्रेस, क्या 40 भी जीत पाएगी? और गठबंधन से उन्होंने किनारा किया। अब जो राहुल गांधी जी हैं, उनका नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। उनके कांग्रेस के तमाम नेता छोड़ के पार्टी जा रहे हैं, गठबंधन दल के नेता अलग हो रहे हैं। उसका कारण एक बहुत सबसे बड़ा है कि उनके सामने देश का प्रधानमंत्री जो एक ईमानदार नेता है और जिसको देश की जनता का पूरा समर्थन है, उसके सामने कोई टेक नहीं पा रहा। पर मैंने तो आपसे जयंत चौधरी पर सवाल किया था, काम कर रहे हैं। आप नीतीश कुमार पे बोल रहे हैं, मैंने सवाल तो जयंत पे पूछा था आपसे। देखिए, जयंत चौधरी जी के ऊपर अभी कोई टिप्पणी करना या बयान देना उचित नहीं होगा। मीडिया की खबरें हम भी देख रहे हैं, आप भी चला रहे हैं। जब तक कि जयंत चौधरी जी या हमारे यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी कोई बात नहीं कहते, तब तक इस पर कोई टिप्पणी करना राजनीतिक दल के लिए उचित नहीं है। तो आप मुझे ये बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के बारे में आप क्या धारणा रखते हैं? रोहित जी कर पाएंगे। वो 2 चुनाव 2014, 2019 0 सीटें थी उनकी, तो उनसे आपको से ज्यादा तो गठबंधन की जरूरत उन्हें है। हार जीत ब्रजेश जी लगी रहती है। देखिए, अगर लोकदल की जहां तक की आप बात करेंगे तो चौधरी चरण सिंह जी भी जो है जनता पार्टी की सरकार में थे, भाजपा के साथ थे, और चौधरी अजित सिंह जी भी भाजपा के साथ सरकार में मंत्री थे। ठीक है, कभी राय जुदा होती, कभी मिलती है, लेकिन यह तय केंद्रीय नेतृत्व करता है। इसमें राज्य स्तर का कोई प्रवक्ता या राष्ट्रीय प्रवक्ता तब तक नहीं बोल सकता जब तक कि केंद्र से बड़े नेताओं की बात नहीं हो जाती है और सामने नहीं आ जाती चीजें। लेकिन यह साफ साफ इशारा करता है कि भारत में ध्रुवीकरण हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता का जो ध्रुवीकरण हुआ है, उसकी वजह से भगदड़ मची हुई है। और खास तौर से राहुल गांधी जी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि वह इस बार तीसरी बार फिर से जो है अपना लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुनवा पाएंगे। ऑलराइट, मैं आसिम वकार को इनवाइट करता हूं इस पर चर्चा में। वकार साहब, आपका स्वागत है। आपने 2 दिन पहले डिबेट में इस बात का दावा किया था कि 1 दिन पहले ही इनफैक्ट आपने दावा किया था कि राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी वही करेंगे जो नीतीश कुमार ने किया, और फाइनली अब मतलब लगभग कन्फर्म है इन दोनों की बातों से। लग रहा है केवल अनाउंसमेंट का बाकी है, बाकी इनका जाना तो लगभग तय है। आपको कैसे पता था कि ये जा सकते हैं उधर? आपको किसने बताई ये बात? सर, एक होता है तजुर्बा और एक होता है टेलीविज़न पर देखकर बोलना। अब आपको मैं समझा रहा हूँ, 2019 में उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन लोकसभा में था, उससे बड़ा और उससे ताकतवर गठबंधन नहीं बन सकता। अब 19 वाला मायावती जी, अखिलेश जी साथ थे, यानी मुसलमान, यादव, दलित और आरएलडी जाट, सर ये साथ थे। जब चुनाव हुआ तो इनको जो सीटें दी गई थीं ये सब हार गए। मुजफ्फरनगर
बागपत, ये बोले जाते हैं जाट लैंड, और जाट लैंड में दोनों हर गए, वालिद साहब भी हर गए और मथुरा भी। मथुरा, वो तो मैं जाटलैंड की बात कर रहा हूं आपसे, बागपत की और मुजफ्फरनगर घर की सीट इनकी। अब जो आदमी मुसलमानों के, दलितों के और जाटों के साथ रहने के बाद अपनी घर की पुश्तैनी दादा की सीट भी हार जाए, वो जाटों पर उसका कितना कब्जा है? नहीं है मेरे समझ से। मैं आपको जो आंकड़ा देना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर में लगभग 5 लाख मुसलमान हैं और 1,35,000 जाट है। मुसलमानों ने दिल खोलकर वोट दिया अजीत सिंह को, इसका मतलब संजीव बालियान जीते जाट वोट से। दूसरा मैं बता रहा हूं आपसे, बागपत में 4 लाख जाट वोट है और 3.5 लाख मुसलमान वोट है। यह भी सीट जयंत चौधरी खुद हार गए। जाटों ने बीजेपी को वोट दिया। मैंने आपके यहां अभी 2 दिन पहले जो बोला था उसकी गहराई ये थी कि जाट बीजेपी के साथ है। तो आप ये कहना चाहते हो कि जयंत मजबूरी में उधर गए हैं? जाटों के नेता है मोदी जी, हैं? जाटों के नेता है मोदी जी। तो अब आपको समझाऊं, ये मैं चाहता हूं कि मेरी बात अखिलेश जी भी सुने। भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी के जाने से इंडिया अलायंस का 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ है और फायदा उल्टा। कैसे, थोड़ा ये समझाओ। देखिए, फिर मैं काफी बेचैन थे राजीव राय, उनको तसल्ली मैं मिलेगी। आपसे कह रहा हूं कि जब मुसलमान और नहीं, को मोदी जी क्या ना भेज दें, यही सूत्र है हमको लग रहा है। आप पहला राउंड है ना, अरे ऐसे ही आप सूत्र है कभी आपके। बोला नहीं, उन्होंने आपके बीच पहला में? राउंड क्या होता है? पहला कुछ नहीं भी नहीं, बोले, पहला राउंड होता बोल के है, कुछ क्यों भी नहीं परोस होता है? देंगे। आपको मौका देंगे, आप जवाब सूत्र दीजिएगा। बोल के कुछ भी परोसे पड़े, आप भी तो गीता लिए बोल रहे हो, रुक जाओ ना। बोलिए वकार साहब। ये आपको वकार साहब गो अहेड, बोले पड़े। आप सुनो तसल्ली से, और बोलिए। आप बताइए, ये ना रोहित, ये तरीका ठीक अखिलेश यादव जी नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है करवा आपका। देंगे। ये तरीका अगर ठीक यही नहीं। सूत्र है तब तो फिर हो गया। तो आप सुनो तो सही, तथ्यों के साथ बात करें। यही सूत्र है हमको लग रहा है, जिनकी राजनीति, जितनी उत्तर प्रदेश की राजनीति में 10 पैसे की जमीन नहीं, वो समझा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को। आप ठीक, शांत, ओके, ये समझाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति। अब 2019 में दलित, मुसलमान और यादव और जाट जब इकट्ठा थे तब तो ये जीत नहीं पाए, ये भी जानते हैं। तेलंगाना जब इतना बड़ा गठबंधन था, रोहित ऐसे मत करो प्लीज, ऐसे मत करो। जब ये जानते थे कि इतना बड़ा गठबंधन था, उसके बाद ये नहीं जीत पाए, तो अब ये कैसे जीतेंगे? अब तो मायावती भी साथ में नहीं है। तो इन्हीं ने सबसे बेहतरीन जो इनका जो अकल काम की वो ये की कि ये बीजेपी में निकल जाए। भारतीय जनता पार्टी इनको 2 से ज्यादा सीटें नहीं देगी। क्या 4 की बात चल रही है? सर नहीं देगी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप बात को समझिए मेरी। बीजेपी भी जानती है। आपको कैसे इतना पता खराब करते हैं? ना देखो रोहित प्लीज, क्यों आप गलत बात कर रहे हो। बुला के आप डिबेट का टाइम खराब करते हैं? आप शांत रहो, 1 सेकंड। हाँ बोलिए वकार साहब, गो अहेड। आप बताइए, हम लोग यहाँ पे आते हैं कि जनता को कुछ देंगे। देखा क्या देने आए? और ये देखिए, ये डिबेट का टाइम खराब करते हैं यहाँ पे आके, बोलिए। कुछ भी बोलते हैं। गीता पाठ सुबह होता है, शाम को नहीं। बोलिए एक साहब ने गीता का जब पाठ करेंगे तब शांति मिलेगी। गीता का पाठ करना चाहिए। असीम वकार जी का भी मैं कहता हूँ कि गीता का पाठ करें। ये कोई पुरानी असीम वकार जी थोड़ा गीता का पाठ करो, अच्छा लगेगा। हो गया, बस हो गया, संतुष्टि मिलेगी। बोलिए। यूपी में और कुछ है नहीं आपके पास गीता पाठ के अलावा? थैंक यू, बोलिए वकार साहब। अभी राजीव राय साहब ने और मनीष हिंदवी साहब ने एक बात बोली कि जयंत चौधरी ने कहा हम चवन्नी थोड़ी ना जो पलट जाएं। एक साहब ने मुझसे भी ये बात कही थी, करीब 1 महीना पुरानी बात है। अरे पता नहीं जयंत चौधरी जी ने सब इनसे ये बातें करते हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आया कितने भारी नेता ऐसी व्यग्रता क्या है? नहीं, उत्तर किसी ने प्रदेश कहा है कि जाके किसी सीट पे इनके पास पहले राउंड में कोई ऐसा नहीं करता। वोट नहीं है इनके पास, 500 वोट जैसा किसी सीट पे बता दीजिए, 500 वोट से ज्यादा इसके पास। जैसा आप बोल रहे हो, नहीं इनके नहीं, ये तरीका गलत है। नो, मुझे बता दीजिए, मैं सहमत नहीं हूँ, आपकी बात तो सहमत नहीं। आप बीच में इंटरप्ट ना करें प्लीज। वकार साहब गो अहेड, आपका 30 सेकंड और है। 1 महीना पहले कहा कि जयंत चौधरी जी इतने जबान के पक्के हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। तो मैंने कहा अगर नहीं पलटे तो अजीत सिंह की औलाद नहीं। चवन्नी तो किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हमारे नेता अखिलेश ब्रिजेश जी? भाई अजीत सिंह के बेटे हैं वो, बाहर है। किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे सिंह के बेटे हैं वो। ये व्यक्ति वाहियात बातें कर रहा है विजय जी आपके डिबेट पे बैठ के। ये 10 पैसे की इसकी राजनीतिक हैसियत है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप बताइए मेरे नेता के लिए इस तरीके की टिप्पणी करेगा? नहीं कह लिया ना, इस तरीके की टिप्पणी आपने मेरे बोल नेता दिया, के लिए। आपने काउंटर कर लिया। 10 पैसे शब्दों का चयन, पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर आप शब्दों का चयन ठीक करें, शब्दों का चयन ठीक करें। गो अहेड, 20 सेकंड और बचे हैं, 20 सेकंड। फिर से वही कह रहा हूं,
नहीं, आप इस शब्दों का तरीके की चयन अगर ये ठीक टिप्पणी करें, करेंगे ब्रिजेश जी, शब्दों तो का ये- चयन ठीक करें, बोले ये बर्दाश्त के योग्य नहीं शब्दों है का चयन, हाँ ठीक। देखिए ये मतलब कौन सी राजनीतिक ये हाँ, एक व्यक्ति सेकंड रुक की- जाओ, पहले इसको अगले पास पूछिए 20 सेकंड वोट और बचे कितने हैं, इनके पास 20 सेकंड। अरे प्रधानी का 20 चुनाव नहीं जीत सकती हाँ इनकी ठीक है, पार्टी ठीक यहाँ पे उत्तर है, प्रदेश ओके, के अंदर। वकार साहब ये 20 यहाँ पे थैंक यू, राजनीतिक स्थिति बताएंगे उत्तर अच्छा ठीक प्रदेश है, में। ओके 20 सेकंड। मैंने कहा कि माननीय आदरणीय मोहतरम मरहूम अजीत सिंह जी की सगी औलाद हैं जयंत चौधरी जी, तो कम से कम अपने बाप का पास तो रखेंगे ना, वालिद साहब का पास तो रखेंगे ना। आप चिढ़े हुए लग रहे हो कुछ, मैं ऐसी भाषा इतने- क्यों बोल रहे हो? अगर मैं चिढ़ा आप हुआ होता, सामान्य, आप तथ्यात्मक विरोध भी कर सकते हो। मैंने किया एक बात जो गलत बोली हो निजी बता निजी दीजिए। हमले क्यों कर रहे हो? सर फिर मैंने आपसे कि कहा अगर पिताजी मैंने वहां थे तो ये भी वहीं जाएंगे। तो और क्या कहूं कि पिताजी वहां थे तो ये नहीं जाएंगे? मुझे बताइए, मैं जो कहिएगा मैं बोल दूंगा तो सर। गठबंधन की जरूरत सर, गठबंधन- जयंत को अधिक है या बीजेपी को जरूरत है? ना बीजेपी को है और ना बीजेपी गठबंधन चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये मैसेज देना चाहती है कि इंडिया अलायंस टूट गया, उसके बदले इनको तो सीटें भी मिल जाएंगी। बस भाई इनको 2 मंत्रालय मिलेंगे हैं? उत्तर प्रदेश में, कैसे एक इतना राज्यसभा पता है? मिलेगी, क्या? सरकार बनने के बाद केंद्र में भी मंत्रालय दिया जाएगा। अरे इतनी जानकारी है आपके पास? हमारे पास थोड़ी ना, हम तो आप लोगों से कहाँ देख रहे हैं। राजनीतिक समय हम तो बर्बाद आप करते हैं शुक्ला जी, डिबेट ब्रजेश- में। आप Thank इस you. व्यक्ति को बुला के Thank खाली you. आप डिबेट का समय नहीं बर्बाद नहीं नहीं, बहुत अब बर्दाश्त नहीं हो रहा ना आपसे, क्योंकि नहीं, आज आप ही बिल्कुल नहीं फंसे। बर्दाश्त हो रहा ब्रजेश जी, ठीक, ये ब्रजेश मतलब शुक्ला जी ये आपकी बिल्कुल बारी है। समय की बर्बादी थैंक है यू, डिबेट। थैंक यू। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, बहुत धूप छांव उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा है, वो बेहतर बता पाएंगे कि आने वाला परिदृश्य क्या है। ब्रजेश जी आप ही बताओ और ये गुत्थी सुलझाओ। कोई गीता पाठ कर रहा है, कोई कह रहा है मंत्रालय मिल रहा है, सीट भी बढ़ गई, बीजेपी भी बंद में खेल रही है, चक्कर क्या है? ब्रजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट आ रही है, आप बोलिए। हाँ ब्रजेश जी, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो गठबंधन है, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, किससे होगा, लेकिन जो मैंने चुनाव में 2022 में देखा, फिर नगर निगम के चुनाव में देखा, नगर स्थानीय निकाय के चुनाव में भी देखा, और अब की जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां यही बताती हैं कि एक गठबंधन हुआ तो, लेकिन ये पूरी तरह से न कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा, न कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर पाया। कारण क्या है, इसमें तमाम तरह की उलझने रही हमेशा। जी। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं आपको। एक सीट है सिवाल खास। सिवाल खास में जयंत चौधरी चाहते थे कि उनके अति निकटतम डॉक्टर राजकुमार सांगवान चुनाव लड़े। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी की इच्छा थी कि वहां पर गुलाम मोहम्मद चुनाव लड़े, जीत भी गए। इसी तरह कई जगह इस तरह के मामले आए। मैं मेरठ का बताना चाहता हूं। मेरठ भी जब निकाय में चुनाव हुआ तो मेरठ के लिए काफी वो हुआ, काफी बयानबाजी हुई, कार्यकर्ता घर में बैठ गए, तो ये सब चीजें चलती रही हैं। अब आप साहब, यदि आप जैसा सूचनाएं हैं, जैसी बातें कही जा रही हैं, आप या तो सीट दे दीजिए, और सीट देने के बाद फिर उनको तय करना है कि साहब कितनी सीटों में लड़ना है, किसको लड़ना है, क्या नहीं करना है। फिर उससे बड़ी बात ये हो गई कि कार्यकर्ताओं में काफी असंतोष रहा है, और मैंने आपसे 2 दिन पहले एक डिबेट में मैंने कहा था कि जाट बोर्ड जो है वहां जरूर चला जाता है जहां हैंडपंप चुनाव निशान होता है। उसमें आपने उनसे अनिल दुबे से प्रतिक्रिया भी ली थी मेरे। जी बिल्कुल ली थी, याद है। हाँ, और वो ट्रांसफर नहीं होता है वोट, जबकि यो उसका स्वाभाविक जो वो है पार्टी है वो मैं आपसे बहुत स्पष्ट जानना चाहता हूं कि आरएलडी को फायदा इंडिया अलायंस के साथ बने रहने में है या बीजेपी के साथ जाने में? देखिए, मुझे लगता है कि आरएलडी का फायदा इंडिया अलायंस, ये एक प्रयोग में देख चुका हूं। वास्तव में अन्य वर्ग जो है उनके साथ नहीं है, इंडिया अलायंस के साथ। वहां पर अति पिछड़ा जो है, वहां आप जाइए तो लोगों से बात करिए तो आपको नहीं लगेगा। और यही कारण था कि 2 बार ऐसी स्थितियां आई। एक 2019 में आई, फिर 2022 में सारी स्थितियां। 2019 में तो ये था, इतना मजबूत गठबंधन था, और मैं जब गया तो मुझे लगा कि इतनी कड़ी लड़ाई मुजफ्फरनगर में। जब मैं बागपत गया तो मुझे लगा इतनी कड़ी लड़ाई, जहां पर जो अजय दुर्ग हुआ करता था
और 2022 की बात मैं बताऊं आपको, 2022 में सारी स्थितियां अनुकूल थी कांग्रेस के लिए, वे समाजवादी पार्टी के लिए, आरएलडी के लिए। लेकिन परिणाम क्या आया? बिल्कुल हम कुछ लोग आकलन कर रहे थे कि स्वीप करने जा रही है ये गठबंधन, जो महागठबंधन। अगर ये अलायंस होता है बीजेपी के साथ, तो बीजेपी फायदे में रहेगी या आरएलडी फायदे में रहेगी? मुझे लगता है कि आरएलडी को भी फायदा होगा। कारण क्या है कि जो जाट वोट है वो स्वाभाविक रूप से मोदी के साथ रहा है और आरएलडी उसकी पसंद भी है, तो दोनों को फायदा होगा। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीती हुई प्रेसियस सीटें, कीमती सीटें, वो इनके झोली में ऐसे ही डाल देंगे? नहीं, कुछ सीटें ऐसी हैं जो वो दे सकते हैं। जैसे बागपत वो दे सकते हैं। उनकी 2 बार की जीती हुई है। हाँ, मथुरा दे सकते हैं। मथुरा वो उनकी 3 बार की जीती हुई है, वो सीट दे देंगे। हाँ, नहीं, लेकिन मथुरा वो बदलने जा रहे हैं। बीजेपी मथुरा सीट बदलने जा रही है। लेकिन बड़े रिकॉर्ड मार्जिन से हेमा मालिनी जीती है। बागपत भी सेम। और ये तब जीती थी जब बाकायदे अजीत सिंह जी और जयंत जो हैं, इसका मतलब कि जयंत इंपॉर्टेंट है, तभी तो उनको बीजेपी अपनी जीती हुई सीट देना चाहती है, आपकी बात के माने तो। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक संदेश देना चाहते हैं जी। एक तो जाटों के मन में जो रालोद के साथ जो प्रेम एक है रालोद के प्रति, वो भी है। वो वोटों बिखराव भी करता है। वो जहां हैंडपंप चुनाव चिन्ह है वहां पर उनके पक्ष में जाता भी है। तो एक तो ये रोकना, दूसरी बात एक संदेश देना कि आपका इंडिया अलायंस जो है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपने जो बनाया था इसमें कोई एकता नहीं है। ये वही बात है जो आसिम वकार भी यही बात कह रहे थे कि केवल मैसेज देना है कि तोड़ दिया। गठबंधन है, ये बिखराव का गठबंधन है। और ये करके वो धीरे और इसके साथ ही वो अपने सहयोगियों को और संख्या बढ़ाना चाहते हैं। और जब जी बीरेन जी भी आ गए हमारे साथ, लोगों को ले जाकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं 40 लोग। देखिए, आपने कहा गठबंधन में बागपत और मुजफ्फरनगर में से एक सीट पर जैन जी खुद लड़ेंगे। बागपत या मुजफ्फरनगर छोड़ के सुन जी लड़ेंगे वो। अरे राज्यसभा है भैया। नहीं सर, लड़ेंगे वो। मजाक बना रखा है, समझिएगा, वो चुनाव लड़ेंगे। गजब है। और इन दोनों विधानसभा कुछ भी, इन दोनों लोकसभा में से जो प्रत्याशी है, चाहे वो नशा किया है, सूखा नशा, मेरी सूखा नशा करते हैं क्या? ना देखो ये गलत है। क्या मतलब है? आप हमारे नेता के लिए बदतमीजी करेंगे और आप कहेंगे बदतमीजी मत करना। ये क्या हो रहा है? बीरेन जी को लाया जाए डिबेट में। दोनों लोग शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज। नहीं, बैठिए वकार साहब, बैठिए वकार साहब। बीरेन जी को लाया जाए डिबेट में। इस तरह की भाषा नहीं, सीधे बीरेन जी भाषा का प्रयोग मत करना। बीरेन जी, आरएलडी का क्या स्टेटस है, थोड़ा सा क्लैरिटी। बंद करो, शांत रहो। नहीं प्लीज वकार साहब, वकार साहब, रोहित प्लीज, आप दोनों शांत रहे, कृपया शांत हो जाइए। बीरेन जी बोलिए ना प्लीज, आप शांत रहिए प्लीज। हाँ बोलिए बीरेन जी। देखिए, अब आप अफवाह फैल चुकी है, आशंकाएं घिरी हुई है, और ऐसे हालात में जो इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष हैं उनको बात करके जयंत चौधरी से बयान आना चाहिए था कि आखिर उनका स्टेटस क्या है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर गठबंधन अंतिम सांसें ले रहा है, इकलौती उम्मीद बची थी, लेकिन जयंत चौधरी के जाने से वो भी बिखर सकता है, इस बात की आशंका है। जो आदमी ये कहता था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, तो क्या वो अब खीर खाने की तैयारी में है? और ये क्या वक्त का तकाजा है? लोकसभा चुनाव में आखिर जयंत चौधरी ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या चाहते हैं, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। पहले भी कई मौके आए जब लगा कि अब वो टूट गए, अब वो तब जाएंगे, अब जाएंगे, लेकिन वो बने रहे इंडिया गठबंधन के साथ। हालांकि ये बात अभी कही गई, रालोद का जो सियासत का तरीका रहा है वो बीजेपी के साथ भी कई बार सरकार में रहे हैं, जो विरासत रही है जी। वो कई बार कांग्रेस के साथ भी और बीपी सिंह के साथ भी कई बार सरकार में वो शामिल रहे हैं। तो आज जो लोग यहाँ गीता बनकर बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं, गीता लेकर आए हैं, उनके लिए कहा जाता है
कि पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, और थाली भर भात पसाइए और पेट भर के खाइए। तो अब मौका आ गया है, जो खा पी सकते हो खा लो। पश्चिमी यूपी में इस अफवाह से बीजेपी को एक बड़ी बढ़त मिली है, और अगर ये मूर्त रूप लेता है तो स्वाभाविक है कि जो इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा जातीय समीकरण बन रहा था, मुसलमान, मुस्लिम, यादव, जाट, उसमें से अब जाट अगर अलग हो गया तो फिर विपक्ष के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं रह जाती हैं। बताया जाता है कि 7 सीटों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया था, लेकिन वही कि सिंबल तुम्हारा आदमी हमारा वाला अंतर देखने पे शायद 4 सीटें ही आ रही थी। अब इसकी स्थिति क्या बनेगी ये तो आने वाले कुछ दिन में तय होगा, लेकिन ये दुर्भाग्य भी है कि जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई, आगे बढ़ी, उनके एक एक साथी उनसे अलग होते गए। बंगाल में ममता नाराज हो गई, बिहार आते आते नीतीश कुमार अलग होकर चले गए, और यूपी में घुसने से पहले जयंत चौधरी को लेकर इस तरह की अफवाहें चल रही हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक मामला है। और मुजफ्फरनगर में हरेंद्र चौधरी को लेकर, उनके टिकट को लेकर काफ़ी विरोधाभास की स्थिति रही है, जहां पर शायद नहीं चाहते वो कि उनको टिकट दिया जाए। तो ये भी एक बड़ा मामला है ब्रजेश जी। उत्तर प्रदेश की सियासत में बताते हैं कि कोई विश्वासघात से जुड़ा मामला है अजीत सिंह के साथ, जिसकी नाराजगी हरेंद्र मलिक को लेके आज भी बनी हुई है। और चूंकि उनके बेटे समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, तो वो उनको चाहती थी कि वो टिकट लें और लड़ें। आज उत्तर प्रदेश में अगर जयंत चौधरी के अलग होने के बाद चुनाव होता है, तो इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या होगी? क्या वो 2-4 सीटों तक ही सीमित रह जाएगा? अमेठी और रायबरेली भी क्या जीतना कठिन हो जाएगा? मैनपुरी को छोड़कर फिर सपा के लिए कहाँ कितनी संभावनाएं बचेंगी जी? ये सब बड़ा एक विश्लेषण का आ जाएगी, स्थिति बनेगी। अभी तक तो मोदी के नाम पर भाजपा चुनाव जीतती है, लेकिन आज बीजेपी के एक नेता ये कह रहे थे कि मोदी के नाम पे हम चुनाव जीतते जरूर हैं, लेकिन हम एक क्रिकेट टीम हैं और टीम में 11 मेंबर होते हैं, इसीलिए नीतीश कुमार और जयंत चौधरी और सुभाषपा और निषाद सबकी जरूरत है। ये सब प्लेइंग 11 का काम करेंगे। इस तरह से सियासत में बीजेपी आगे बढ़ रही है। वैसे मैंने आपको कल बताया था, आज फिर बताऊं कि भाजपा और आरएलडी का जब गठबंधन हुआ था 2002 में, तो सबसे ज्यादा 14 विधायक रालोद के जीते थे अब तक के इतिहास में, उससे ज्यादा कभी नहीं जीते। और भाजपा से गठबंधन करके सबसे ज्यादा 5 सांसद भी एक बार 2009 में लोकसभा में रालोद जिता चुकी है। तो ये इन लोगों का पुराना मामला है। वो तो अगर हाथरस में जयंत चौधरी पे लाठी न चलवाई होती तो इतनी नाराजगी शायद उनके मन में ना होती भाजपा को लेके जी। और किसान आंदोलन की बात भी कुछ ऐसी रही जिसकी वजह से चीजें नहीं बन पाई। लेकिन सुनिएगा कि भूले हैं उन्हें रफ्ता रफ्ता मुद्दतों में हम, और किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। और बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, और भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को। और सब्र की एक हद भी होती है, तवज्जो दीजिए। और कब तक गर्म रखें हम नारों से दस्तरखान को। बिल्कुल ठीक बात है, नारों से कब तक दस्तरखान को मजबूत किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। रोहित, 2 तथ्य हमारे पास हैं कि 2014 और 19 के चुनाव हुए और आपको एक भी सीटें नहीं आई, तो गठबंधन की ज़्यादा ज़रूरत तो आपको है। ब्रिजेश जी, 2014 का चुनाव हुआ, बिल्कुल हुआ। 2019 का चुनाव हुआ, हम जनता की अदालत में गए। जनता ने कुछ वोटों से, हम नंबर्स नहीं मैनेज कर पाए, हम जीत नहीं पाए, कुछ वोटों से, चंद वोटों से, मतलब एक जगह शायद 2900 वोट थे, एक जगह 16,000 वोट थे। ये कोई बहुत बड़ी हार नहीं होती है, इसमें बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं, बहुत सारे तार होते हैं जिससे आप चुनाव जीतते और हारते हैं।
परंतु शायद राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल साफ है, अपनी जनता के बीच में आता है, अपनी बात कहता है और जनता उसको सर माथे रखती है। आज वहाँ के जो सांसद हैं, आप जाके अगर ग्राउंड पे देखोगे तो आज भी वहाँ पे जो चौधरियों की चौधराहट है वो कायम है। जो मान्य जयंत चौधरी को आज भी वहाँ पे आदमी चौधरी मानता है और सर्व समाज ने उनको चौधरी अपनी पगड़ी पहनाने का काम किया है। देखिए, तो अगर बीजेपी के साथ रहोगे तो ये चौधराहट और मजबूत होगी। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए जनता हमेशा अपने नेता के साथ रहती है और नेता कौन है? माननीय जयंत चौधरी जी। तो एक बात को हमको समझना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि किसी भी बात को, तथ्य को जब आप कहते हैं, आप आसमान पे अब थूकते हैं तो थूक आपके मुंह पे आके गिरता है। तो इसलिए कम से कम जब चौधरियों का नाम लिया जाए तो कम से कम सम्मान से लिया जाए। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे बैठ के वो खाली मखौल नहीं बना सकता है। और मतलब पर आपकी पार्टी ने इसको ऑफिशियली तो खंडन किया नहीं अभी तक। हमने ऑफिशियली कहा कब है? हमने ऑफिशियली कब कहा है? भाई कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से कुछ भी बोल दे ब्रजेश जी तो हम जवाब देना शुरू कर दें। कंफर्म है कि आप नहीं जाएंगे। कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा आप कान ले नहीं गया, जाओगे ये कह रहे हो। कि हमारा कान लेके गया कि नहीं गया। देखिए भाई, देखिए रोहित अग्रवाल के देखो दोनों अच्छा, कान कल हैं। आपने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या वो स्टेटमेंट आप दोहरा सकते हो जिसमें आपने कहा था कि बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे? ये दोहरा सकते हैं ये बयान? नहीं, क्यों नहीं दोहरा सकते हैं? बोलिए जरा। और क्यों नहीं आप मुझे बताइए ब्रजेश जी, आप मुझे लिख के दे दीजिए क्या क्या स्टेटमेंट मुझे। नहीं आप बोलो जरा। मैं इस क्लैरिटी होती है तो पिक्चर क्लियर होती है ना। क्लियर है। अगर खिलाफ हो गए तो अभी बोल दो। नहीं ब्रजेश जी, आप मुझे लिख के दे दीजिए क्या क्या बोलना है मुझे, मैं वही पढ़ देता हूं। नहीं, पहले इससे पहले मुझे जो मैंने अपने नीचे आरएलडी का टैग लगा रखा है उसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद आप जो बोलेंगे वो मैं पढ़ दूंगा यहाँ पे। तो ब्रजेश जी देखिए, मैं बोलूंगा अपनी पार्टी का पक्ष और मैं पार्टी का अगर प्रवक्ता हूं तो मैं वही बोलूंगा जो कि ऑथेंटिक है। तो ये सवाल कहां से राजीव राय को इनवाइट और करता कोई हूं। भी व्यक्ति कुछ भी बोल देगा तो उस व्यक्ति का मैं जवाब देना कैसे शुरू कर दूं ब्रजेश? राजीव राय जी, आप मुझे बताइए कि क्या आपके पास कोई प्लान बी है अगर ये आपके हाथ से निकलते हैं? और जैसा कि इनके बयान से स्पष्ट है, मैंने 2 बार कहा कि कल ही रात में जो 8 बजे स्टेटमेंट दिया है, क्या उसे रिपीट कर सकते हैं? रिपीट करने से रोहित ने मना कर दिया। अब इससे ज्यादा क्लैरिटी आपको और क्या चाहिए? ब्रजेश, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अगर मुझे इजाजत हो और मुझे अधिकार हो कि पीछे कुछ कही गई बातों को तथ्यात्मक रूप से गलत साबित करूं। अरे प्लीज गो अहेड, बोलिए। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और आजकल मैं अक्सर देखता हूं चैनलों पर आकर बड़े अखिलेश यादव जी के अपमान की बातें करते, इनको बहुत पीड़ा होती है। मुझे तो इनको पीड़ा नहीं होती है, और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ ब्रजेश जी, आपने अपने पत्रकारिता के करियर पर और भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता अवस्थी साहब भी अपनी पूरी जिंदगी में कभी माँ बहन की गाली देने वाले को, जो माँ बहन की गाली, मैं तो राजनीतिक रूप में कभी सोचा भी नहीं था कि मंच पर इतने बड़े नेता लोग माँ बहन की गालियां देंगे, जूते से मारने की बात करेंगे, भीख का कटोरा लेकर भिजवाएंगे, गुजरात भेज देंगे, सबसे बड़ा झूठा बोलेंगे। ये अगर उनका सम्मान कर रहे थे तो ऐसे सम्मान की जरूरत हमें नहीं है। और माननीय शाह साहब जो पटना में आकर नीतीश कुमार जी के बारे में बोल रहे थे, चाहे नीतीश कुमार जी ने उनके बारे में बोला, अगर वो अपमान और सम्मान एक दूसरे का करते हैं, चाहे जयंत चौधरी साहब को लाठियां बरसाई गई, अगर इनके सम्मान का तरीका था तो भगवान इनको ऐसे ही सम्मान मुबारक करे और दूसरे की चिंता कम करे। जब अपनी गिरबान में झांक ले कि इन्होंने किस व्यक्ति को गले लगाया है, किसके पैरों पर कौन। आप मेरे सवाल का जवाब दे दें कि अगर ये आपके पास से निकलते हैं, जैसा कि स्पष्ट है जी, जैसा कि स्पष्ट है, जैसा कि स्पष्ट है, ये निकल रहे हैं आपसे। नहीं, मैं आज आ रहा हूँ, मेरे को बोल दीजिए, क्योंकि दोनों मित्रों ने बोला और वकार साहब तथ्य प्रस्तुत कर रहे थे। एक तथ्य मैं छोटा सा दे देता हूँ आधा मिनट में। एक तथ्य ये वकार साहब, अपने स्टडी में इसको इंक्लूड कर लीजिएगा कि 2022 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ थे तो हम हार गए बलिया, और 2022 में जब हम चुनाव लड़े तो हमारे भाजपा से 75,000 वोट ज्यादा थे। 2019 में जब हम घोसी लोकसभा में, मैं मऊ से बैठकर बोल रहा हूँ, अगर हमने 1,21,000 वोट से जीता तो अगर बीजेपी हमारा 22 को वोट जोड़ लीजिए तो पूरे लोकसभा में 1,45,000 वोट ज्यादा था। और जो लोग पूर्वांचल का ठेका लेकर चल रहे थे कि हम समाज का ठेकेदार, हमारे वजह से जीती है, हमारे वजह से जीती है। काफी दुखी लग रहे हो ओम प्रकाश राजभर से आप। घोसी विधानसभा 21,000 से जीते थे और नहीं थे तो 42,000 से जीते थे। अब आपके सवाल पर आता हूँ जी। ब्रजेश जी, जनता को अपने मुद्दे ज्यादा पसंद है, ठीक है ना। गठबंधन जरूर एक राजनीति की जरूरत होती है, और हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो जा रहे हैं, चाहे चले गए हैं या जाने की प्रक्रिया में है,
क्योंकि हमें कोई ऐसा इंडिकेशन ऑथेंटिक रूप से RLD से नहीं मिला है। जनता को क्या है, मैं यहाँ मऊ में बैठा हूँ, ये बुनकरों का इलाका है। मैं आज गया था गांव में, बुनकरों के इलाके में बिजली के नाम पर यहाँ लूट हो रहा है, माफिया बिजली स्कैम चल रहा है। पत्रकार थैंक यू राजीव जी, किसी दिन हम लोग डिटेल इस विषय पर बात करेंगे। थोड़ा आज वक्त का अभाव है, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी, धन्यवाद। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोक दल पार्टी और उनकी विचारधारा के बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एक राजनीतिक पार्टी है और आज की पार्टी नहीं, काफ़ी पुरानी पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी उनकी हमेशा हम लोग भी इज्जत करते हैं, किसानों के मसीहा के रूप में उन्होंने जो है काफ़ी काम किए, प्रयास किया, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन राजीव राय जी, आप जो बात आपको बुरा लगा, तो हमें ये बता दीजिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को ये बात कितनी बुरी लगी कि उन्होंने कांग्रेस को चिरकुट तक कह दिया और आपके एक प्रवक्ता ने तो मंदबुद्धि और पागल तक जो है। राजीव जी, मेरे ख्याल से सुनना चाहिए। अगर की तरफ से राजीव जी आपको सुनना चाहिए। आलोक जी बोलिए। मुझे लगता है कि राजीव जी, अगर सभ्यता से हम लोग डिबेट कर सकेंगे तो अच्छा। आप बोलिए। अगर आपको बुरा नहीं लगा था तो इस तरह के बयान क्यों समाजवादी पार्टी की तरफ से आए? श्रीमान अखिलेश यादव ने स्वयं चिरकुट कहा और कांग्रेस के बड़े नेताओं को छोट भैया नेता कहा, तो ये बयान क्यों आए? और जिनकी बात आप कह रहे हैं कि गालियां दे रहे थे, वो कर रहे थे, उनके पैर पखार करके तो आप जो है उनके साथ समझौता करके चुनाव लड़ रहे थे, आपके गठबंधन के साथ ही थे, तो वो गालियां आपको तब अच्छी लग रही थी। तो राजीव राय जी, कभी कभी जो है अच्छा गप और कड़वा थू करने की जो आदत है, यह समाजवादी पार्टी ना करे। समाजवादी पार्टी का चरित्र जनता जानती है। क्या कारण है कि अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से, और वो मुख्यमंत्री बने थे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की वजह से, उसके बाद से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पे सवाल खड़ा हुआ। 14 के अंदर सुपड़ा साफ हो गया आपका लोकसभा के अंदर। 17 में विधानसभा चुनाव पे आप जो है हम 3/4 मत से करीब जीत किया है। तो इसका साफ मतलब है कि उसके बाद जनता ने आपको नकारा है, यानी कि अखिलेश यादव के नेतृत्व को नकारा है। उनको जो मौका मिला था वो मुलायम सिंह यादव जी की वजह से मिला था, और उसके बाद से अखिलेश यादव फेल नेता साबित हुए हैं। वही फेल नेता राहुल गांधी कांग्रेस में फेल है, इसीलिए इंडी गठबंधन नहीं चल पा रहा है। सारे नेताओं का वहां पे घमंड है, अहंकार है, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना मनीष सिंधवी को आपसे कनेक्ट करता हूं। दिखाना चाहता है। मनीष सिंधवी जी, क्या कारण है कि जब आपकी यात्रा बिहार आई, नीतीश कुमार निकल गए, अब उत्तर प्रदेश आप एंट्री कर रहे हो, जयंत जा रहे हैं, जोड़ रहे हो कि ये सब निकल रहे हैं आपसे? ऐसा है कि मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूं। यात्रा तो देखिए एक मोटिव को लेकर चल रही है, पंच न्याय को लेकर, और यात्रा में लाखों आदमी सड़क पर साथ है। आदरणीय आलोक अवस्थी जी को ये कहने में अपना अहम संतुष्ट कर रहे होंगे कि साहब वो राहुल गांधी फील्ड लीडर है। इस तरह की मतलब मुझे लगता है इस तरहीन बात उनको इतने वरिष्ठ आदमी को नहीं करनी चाहिए। जिस नेता के साथ उसकी यात्रा में लाखों आदमी सड़क पर चल रहा हो, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का, फिर दल कहाँ भाग रहे हैं? नीतीश जी को अपनी सत्ता बचाने के लिए चले गए। आरएलडी कहाँ गई है? अरे गई समझो, अब मतलब क्या ऑफिशियल ऐलान हो जाए तब मानोगे? अरे भाई बिल्कुल, जब जैन जी कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं तो हम कहाँ कहा जैन जी ने? एक स्टेटमेंट दिखाओ ना भाई। जैन जी ने हमेशा कहा वो गठबंधन का हिस्सा है, वो आज भी गठबंधन का हिस्सा है। भाई सवाल स्पष्ट है कि जैन जी गठबंधन में बने। अगर मैं तो फिर कहता हूं कि भाई जो जाना चाहेगा उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि वो हमारे साथ हैं, और जैसा कि रोहित जी ने कहा, कोई ऑफिशियल बयान तो दिया नहीं कि मैं जा रहा हूं। तो आप अभी भी होपफुल हैं? मैं बिल्कुल होपफुल हूं। ओके, आसिम वकार साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं और ये स्थिति स्पष्ट करें कि उत्तर प्रदेश में ये इंडिया अलायंस, आपने देखा होगा कि बिहार में जब एंट्री हुई, या पश्चिम बंगाल से चलिए मैं शुरू करता हूं, वहां ममता बनर्जी नाराज हो गई। जैसे ही बिहार एंट्री किए नीतीश निकल गए, अब यूपी आने वाले हैं, तब तक ये जयंत निकल गए। नहीं, देखिए मुझे आज भी याद है, अगर कहिएगा तो मेरे पास वीडियो में दे दूंगा, जब बात ये निकली थी कि ममता बनर्जी जाएंगी, सबसे पहले मैंने कहा था, तो आपने कहा था क्यों जाएंगी? तो मैंने कहा था कि 18 लोकसभा हैं भारतीय जनता पार्टी के पास बंगाल में, जितना पोलराइजेशन बीजेपी कर सकती थी मैक्सिमम कर दिया, और जो बीजेपी छोड़कर टीएमसी जीती वो पक्के वोट हैं टीएमसी के। मैंने आपके चैनल पर कहा था कि अधीर रंजन चौधरी साहब सीपीएम के साथ मिलकर मुसलमानों के वोटों का बंटवारा करना चाह रहे हैं। इस बात को ममता समझ रही है। आप तो बंगाल के प्रभारी भी रहे हो ना सर? आपके टीवी पे बोला था मैंने, आपके चैनल पे बोला था, मैं दे दूंगा।
अभी 4 दिन पहले ममता बनर्जी ने वही बयान दिया है कि मुसलमानों का बंटवारा करना चाह रही है कांग्रेस। सेम जो मैंने आपसे 15 दिन पहले कहा था, वही 5 दिन पहले टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने कहा। नीतीश कुमार जाने से पहले कोई ऐलान तो नीतीश कुमार ने नहीं किया था कि नहीं हम जा रहे हैं। ऐसी टेलीविजन पे अटकलें चली, हाँ और एक दिन चले गए। हाँ ना, और फिर वह लालू का फोन नहीं उठा रहे हैं, लालू से बात नहीं हो रही है, और फिर एकदम से मालूम पड़ा कि कल शपथ लेंगे। जयंत भी वैसे किसी का फोन नहीं ले रहे हैं सर। अब मैं आगे बोले जा रहा हूं, देखिए अब इस वक्त जो मामला है वो फंसा हुआ है आकर मुस्लिम वोटर्स पे। ओके, अब कांग्रेस और सपा के बीच में जो लड़ाई होगी वो होगी मुस्लिम वोटर की। इस बात को समाजवादी को भी समझना होगा, कांग्रेस को भी समझना होगा, बहुजन को भी समझना होगा, और इसी बात की लड़ाई अब शुरू हो गई है। बाकी तो सब मामला खत्म। मैं आपके चैनल पर ऐलान करके जा रहा हूं क्या कि अगर रणनीति ठीक नहीं बनाई और आपस में बैठकर और बेहतरीन लोगों के साथ रणनीति नहीं बनाई तो किसी भी कीमत के ऊपर लड़ाई बहुत बहुत टफ हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बीजेपी जीतेगी, मेरी तो ताकत ये लगी हुई कि बीजेपी हार जाए, मेरी तो लड़ाई बीजेपी से है जी। लेकिन उसके बाद भी मैं आगाह कर रहा हूं कांग्रेस के अपने साथियों को भी, समाजवादी के साथियों को भी, कि किसी भी कीमत के ऊपर अच्छे लोगों को बैठाकर अच्छे लोगों के साथ आगाह करोगे, अच्छी रणनीति बनाइए। आरएलडी के साथियों को आगाह नहीं, बहुत पहले से पता था सर ये होगा। ओके, मैं मैंने रीजन भी दिया, खत्म हो गई बात। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को इनवाइट करता हूं। ब्रजेश शुक्ला जी, इंडिया अलायंस से आरएलडी अलग हुई तो इसकी भरपाई वो कैसे कर पाएंगे? ब्रजेश जी, इसकी भरपाई नहीं हो सकती है, कारण है कि चुनाव बहुत नजदीक होगा ये जी, और इसकी भरपाई का कोई वहां पर आधार भी नहीं है। आप 2022 के चुनाव देखिए, वहां मुस्लिम दलित सारा वोट गया था और जाट वोट भी काफी कुछ गया था। और यदि ये गठबंधन होता है, यदि गठबंधन टूटता है तो आप किस वोटों से उसको जब भरपाई कर लेंगे? कौन सा दल आ करके जिसका आधार होगा वहां पर वो आपके साथ जुड़ जाएगा? ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है। गठबंधन के बाद भी हम माने रहे हैं कि ये गठबंधन बना हुआ है और उसके बावजूद भी लड़ाई बहुत आसान नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को लोग जो जानते हैं, उसको जो देखते हैं, उसको जो समझते हैं, वो इतना आसान नहीं है। इसलिए भरपाई, मुझे नहीं लगता कोई भरपाई हो सकती यदि जयंत अलग होते हैं तो जयंत मुनाफे में किसके साथ रहेंगे? अलायंस के साथ, इंडिया के अलायंस के साथ, या फिर बीजेपी के साथ? जयंत को मुनाफा किधर है? एक प्रयोग देखिए, 2 प्रयोग हो चुके हैं ब्रजेश जी। मैं एक तथ्यों की बात करना चाहता हूं। 2019 का एक प्रयोग हुआ, वो प्रयोग कोई कामयाब नहीं हुआ, उसने कोई असर नहीं दिखाया, बेअसर साबित हुआ। 2022 का जो प्रयोग था वो और भी तीखा था जी। उसमें किसान आंदोलन भी जुड़ा हुआ था, उसमें तमाम ऐसे वो चीजें थी जो बिल्कुल एकजुट कर रही थी और हम भविष्यवाणी कर रहे थे हम लोग कि साहब स्वीप करने जा रहा है। उसके बावजूद कोई परिणाम नहीं आया। जयंत बीजेपी के साथ जाते हैं तो कितनी सीटों पर वो बीजेपी को प्रभाव छोड़ सकते हैं, या उनका इम्पैक्ट कितनी सीटों पर है ये पश्चिम में? करीब 15 ऐसी सीटें जहां पर प्रभाव छोड़ेंगे, यहां से लेके मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, ये सारी है, और मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये अमरोहा, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, और गाजियाबाद, नोएडा, और ये बागपत, कैराना, ये सारी सीटें हैं जहां पर बड़ा असर छोड़ेंगे और ये असर जो है वो काफी प्रभावशाली होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं और कि आप सब एक दूसरे की मर्यादा, एक दूसरे के सम्मान और एक दूसरे के नेताओं के प्रति भी सम्मान रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया और बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद इस दिलचस्प राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।